आज तो बड़े जबरदस्त डॉक्टर तशरीफ लाए हुए हैं। एक ही है चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन है। हाथी के पाँव में सबका पाँव है। हाथी जरा दुबला पतला सा है। पाँव तो औरतों के भारी होते हैं। आपके कहाँ से हो जाने हैं? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, तो लेडीज भी हैं माशाल्लाह। आप बकायदा होम्योपैथी क्लास में बैठती हैं? पहले जो लेक्चर्स हुए थे वो सुने किसी ने? हैं? अच्छा, ये क्लास इसलिए है कि अगर मौके पर कोई सवाल हो तो आप लोग बेशक जब चाहें हाथ खड़ा करके आवाज दे के बीच में सवाल कर सकते हैं, ताकि साथ साथ जो जहन में सवाल उठते हैं उनके जवाब देते हैं। बाहर से तो इतनी सहूलत नहीं होगी सबको कि फौरी फ़ोन करें, बड़ा लंबा झगड़ा है, लेकिन उनकी नुमाइंदगी आप लोग कर देंगे। क्यों डॉक्टर साहब, आपने जो पहले लेक्चर थे कोई सुने थे जो इब्तदाई हैं? अच्छा, वो ज़रूरी है सुनने, उसके बगैर होम्योपैथिक का जो फ़लसफ़ा है वो समझ नहीं आ सकती। और जब तक वो ना समझ आए, खाली दवाएं रखना काफ़ी नहीं है, उसकी मदद से फिर दवाओं का इस्तेमाल होता है। किसी और ने सुने हैं जिसको कोई जहन में सवाल उठता हो तो पूछ लें। जो पहले लेक्चर्स आगाज में जो शुरू हुए थे, यानी सबसे पहला लेक्चर जो होम्योपैथिक फ़लसफ़े का था और इससे ताल्लुक़ तो फिर आगे और बातें शुरू हुई हैं, वो आप में से किसी ने सुना होगा? हैं? फिर क्या कोई सवाल ऐसा है करने वाला उससे मुतालिक, या फिर बात आगे बढ़ाएं? जी फरमाइए। वो उसमें एक चीज मैंने दवाई में पूछी थी कि जैसे इनका नुकसान कोई नहीं होता, लेकिन बात क्या नहीं होता? दवाइयाँ जो है सेफ होती हैं होम्योपैथी की आमतौर पे, महफूज हैं, खतरनाक नहीं हैं, ये मुराद है आपकी? हाँ, लेकिन बात का एक दवाई को दूसरे के साथ मिलाने का जो ये कहते हैं कि ये दुश्मन दवाई है और एक उसका असर जाहिर कर देती है, उसका कैसे पता चल सकता है? उसको पढ़ने से पता चलेगा, तजुर्बे से। असल बात यह है कि दवाई सेफ का जो तस्वुर है होम्योपैथिक का, ये दुरुस्त नहीं है उन मानों में जिन मानों में आमतौर पर समझते हैं जो मर्जी देते जाओ सब कुछ ठीक ठाक है। ये गलत बात है। अगर किसी दवाई का असर है तो वो गलत हाथों में सेफ नहीं हो सकती। ऐसी बात है जैसे मोटर आजकल कहते हैं बहुत सेफ निकलाई हैं मोटरें, हर किस्म की एहतियाती तदाबीर हैं, मगर ये मतलब तो नहीं कि किसी बेवकूफ़ के सुपुर्द कर दो, वो टकरे मारता फिर और कहें मोटर सेफ थी फिर क्यों नुकसान हो गया। सेफ का मतलब यह है अगर उसको सही इस्तेमाल करोगे तो उसके कोई बद असरात ज़ाहिर नहीं होंगे। इन मानों में जब होम्योपैथी को सेफ कहते हैं तो उनके जहन में बाज़ एलोपैथिक दवाएं हैं जो महफूज हाथों में होते हुए भी नुकसान पहुंचा जाती हैं। मसलन एस्पिरिन की मैंने मिसाल दी थी। जब सर दर्द बढ़ती जाए या किसी और उज़्व में ऐसी तकलीफ हो कि डॉक्टर मजबूर हों एस्पिरिन देने पर, तो जब वो ज़्यादा देते हैं तो जानते हैं कि उसके बदअसरात बाज़ म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर, मैदे की झिल्लियों पर भी, गुर्दे की झिल्लियों पर भी, दिल की झिल्लियों पर भी मनफी पड़ते हैं और बढ़ने शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि फिर उनके इलाज के लिए भी ज़रूरत पेश आ जाती है। ये मुराद है अनसेफ से होम्योपैथिक इस्तिलाह में, कि खा मुआलिज कितना ही समझदार क्यों ना हो, कितना ही मजमून से वाकिफ़ क्यों ना हो, वो जब एलोपैथिक दवाएं इस्तेमाल करता है तो उसकी मजबूरी है कि बाज़ सूरतों में एक मर्ज़ को दूर करते हुए दूसरी मर्ज़ें पैदा कर देता है। होम्योपैथिक में जो सेफ्टी का मेयार है, यानी महफूज होने का, उसका बहुत गहरा ताल्लुक डॉक्टर से है, लेकिन डॉक्टर अगर सही तशखीस करता है तो उस दवा से वो कितनी भी इस्तेमाल की जाए कोई नुकसान नहीं है। फिर एक और बहुत अहम बात है पोटेंसी का इस्तेमाल।
पोटेंसी का इस्तेमाल और कितनी देर में कोई दवा दोहरानी है। इस सिलसिले में एक बात याद रखें कि होम्योपैथिक प्रूविंग का मतलब ये होता है, प्रूविंग कहते हैं वो तरीक जिससे होम्योपैथिक दवाओं के असरात मुरत्तब किए गए हैं। ये एक तरीक तो है लंबा तजर्बा, जो इंसानी तजर्बा हज़ारों साल पे फैला पड़ा है, उसमें बाज़ जहरों से इंसान को बारहा वास्ते पड़े हैं और तमाम तिब की कुतुब में या बड़ी कुतुब में उनका जिक्र मिलता है कि इन दवाओं के ये बदअसरात हैं। उनसे होम्योपैथ्स ने एक उन दवाओं का तारुफ तैयार किया कि ये दवाएं जब खाई जाएं तो उसके ये बदअसरात होते हैं। जहाँ तक मुझे याद है गालिबन सोक्रेटिस को या दिया गया था जहर, कोनियम जहर दिया गया था। क्यों जी डॉक्टर साहब? सुकरात को दिया गया था या बुकरात को दिया गया था? सुकरात को। सुकरात को जब जहर दिया गया तो वो बहुत बड़ा हकीम, बहुत बाज़ लोग, हज़रत मुस्लिम मौद का भी ये ख्याल था कि वो अपने वक्त का नबी था, जिस बात ऐसी इलामतें उसमें पाई जाती थी। तो उसको जब जहर दिया गया तो उसने मरते वक्त भी बनी नौ इंसान के फ़ायदे का सोचा, और जो जहर की इलामतें उसके अंदर पैदा हो रही थीं वो मुंह से बोलता जाता था, गिनाता जाता था, ताकि उसके शागिर्द नोट करें कि इस जहर के क्या क्या असरात पड़ते हैं। तो अगर वो कोनियम था, मुझे तो यही याद है, लेकिन दोबारा मैं देख लूँगा, किसी को चेक कर लेंगे, तो उसका मुझे इतना इसलिए कोनियम शक पड़ता है कि जो इलामतें मुझे याद हैं उस जहर की, उस पर उसमें जान टांगों से निकलनी शुरू हुई थी और रफ्ता रफ्ता ये एहसास कि जिस्म मुर्दा होता चला जा रहा है, पाँव से शुरू होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हुआ, और साथ उसके चक्कर, बहुत नुमाया इलामतें थीं। इसमें कोनियम में ये दोनों इलामतें बड़ी नुमाया पाई जाती हैं। तो कुछ तो प्रूविंग इस तरह हो गई कि जो खुद ब खुद होने वाले तारीखी तजारिब जो डॉक्टरों को हुए या दूसरों को हुए, उन्होंने अपने जिक्रों में, किताबों में महफूज कर दिए। उनसे होम्योपैथ्स ने स्टडी करके हर जहर का एक तारुफ अलग लिख लिया, लेकिन इस तरीक पर बहुत गहरी तफसील से उन दवाओं के बारीक असरात का इल्म नहीं हो सकता। डॉक्टर केंट ने, ना डॉक्टर केंट ने नहीं, डॉक्टर हनेमन ने, जो होम्योपैथिक के मूजिद हैं, उन्होंने एक और बात ये दरियाफ्त की कि वो जहर जो थोड़ी मिकदार में भी इंसान को दिए जाएं, वो अगर एक दफ़ा देने पर असर अंदाज ना हो तो थोड़ी मिकदार में बार बार दिए जाएं तो उनका असर ज़ाहिर हो जाता है। इस इल्म से उन्होंने फिर प्रूविंग का एक नया तरीक़ा ईजाद किया। प्रूविंग कहते हैं होम्योपैथिक दवा बनने से पहले बाज़ जहरों को, जिनके मुतालिक मशहूर है कि ख़तरनाक हैं या इस्तेमाल में भी आए हैं, लेकिन तफसील मालूम नहीं कि हर उज़्व पर क्या असर पड़ता है, जहन पर क्या असर पड़ता है, उन्होंने उनको होम्योपैथिक तरीक़ पर डाइल्यूट कर लिया, यानी उसका हल्का, बहुत ही कमज़ोर महलूल तैयार कर लिया। पोटेंटाइज करने के बाद अभी छोटी पोटेंसी थी तो उन्होंने अपने ऊपर उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, बार बार खाने लगे। तो एक दफ़ा जब खाया जाए ऐसा जहर तो रद्द-ए-अमल दिखाता है और उसके बरक्स जिस्म को तैयार करता है उसके खिलाफ हमले पर। लेकिन हनेमन के मुशाहदे में ये बात आई कि अगर बार बार थोड़े वक्त में से वो चोटें मारी जाएं तो जिस्म उससे कमज़ोर होने के बावजूद उससे मगलूब हो जाता है और उसकी इलामतें ज़ाहिर करता है, मगर इतनी ख़तरनाक हद तक नहीं कि जैसे असल जहर बड़ी मकदार में दे दिया गया हो। इसलिए इलामतें मालूम हो जाएंगी, लेकिन जिस्म को कोई गहरा ख़तरा नहीं होगा, सिवाय इसके कि हद से ज़्यादा कोई आदमी ये काम करता चला जाए। तो इस तरीक़ पर उन्होंने भी
और उनके शागिर्दों ने भी, जो दिन ब दिन उनके साथ बढ़ते चले जा रहे थे, कसरत से अपनी कुर्बानी पेश की। और बेशुमार जहर ऐसे हैं जो आज होम्योपैथिक किताबों में दवाओं के तौर पर मिलते हैं, जिनका उनकी कुर्बानियों से ताल्लुक़ है। उन्होंने बहुत ही खफीफ मकदार में उनको बार बार खाया और फिर उनको ज़हनी तौर पर हनेमन ने तैयार कर दिया था कि किन किन बातों का तुमने ख्याल करना है। मसलन सबसे ज़्यादा अहमियत होम्योपैथिक तशख़ीस में ज़हनी इलामतों को दी जाती है, और ज़हनी इलामतों से मुराद ब्रेन की इलामतें नहीं, बल्कि रूह के एहसासात, जिनके हम रूह के एहसासात कह सकते हैं, लेकिन आम उर्फ़ आम में ज़हनी इलामतें ही कहते हैं। हनेमन के नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत मरीज़ की तशख़ीस में ज़हनी इलामतों की है। अगर जिस्मानी इलामतें ज़हनी इलामतों के मुताबिक इस तरह हो जाएं कि किसी एक जहर में वही ज़हनी इलामतें पैदा हों जो जिस्मानी इलामतें पैदा होती हैं, तो फिर बेफिक्र और बेतकल्लुफ़ होकर आप होम्योपैथिक में वो दवा उसको दें और गैर मामूली तौर पर उसका जल्दी असर पड़ेगा और मुकम्मल शफा एक ही दवा से हो सकती है। अब मैंने एकोनाइट की शायद बात की थी। एकोनाइट में मैंने बताया था कि बेचैन खौफ ज़्यादा पाया जाता है और अचानक होने वाला हमला बीमारी का एकोनाइट से ताल्लुक़ रखता है। एकोनाइट का मरीज़ एक और अलामत ये भी दिखाता है कि इसका एक उज़्व बहुत ज़्यादा खून से भर जाता है और बाकी जिस्म ठंडा हो जाता है। मसलन इसके पाँव ठंडे होंगे, हाथ ठंडे होंगे, लेकिन अगर इसको निमोनिया हुआ है तो उस मारूफ हिस्से में, जो दायां या बायां जो भी हिस्सा हो, उसमें बहुत तेज़ दर्द शुरू होगी और उसमें तपकन पाई जाती है। एकोनाइट में तपकन कहते हैं दिल की धड़कन के साथ दर्द का बढ़ना या घटना। इसी तरह इसके आसाब में दर्द की लहरें दौड़ती हैं। ये इलामतें एकोनाइट की हैं, मगर ज़हनी इलामत जो लाजिमन इसके साथ होनी चाहिए, जिससे हकीकत में एक मरीज़ को हम एकोनाइट का मरीज़ करार दे सकते हैं, वो खौफ है। अगर खौफ नहीं है तो एकोनाइट नहीं है, और इसके अचानक पैन के साथ खौफ का ताल्लुक है। फिर बाज़ मौसम हैं जिनमें एकोनाइट ज़्यादा तेज़ी से असर दिखाता है। खुश्क सर्दी का मरीज़ अक्सर जो इलामतें ज़ाहिर करता है, अगर वो अचानकपन उसमें पाया जाए और खौफ हो, तो एकोनाइट की चंद डोजें शुरू ही में इसको ख़त्म कर देती हैं बीमारी को। लेकिन एकोनाइट का लंबी मुज़मिन बीमारियों से ताल्लुक़ नहीं है। ये चीज़ें उन्होंने सिर्फ किताबों में एकोनाइट का हाल पढ़कर नहीं मालूम की, बल्कि प्रूविंग के ज़रिए मालूम की। बहुत सी बातें प्रूविंग के ज़रिए उनको पता चला कि एकोनाइट बाज़ पागलपनों में भी बहुत मुफीद है। हालांकि पहले एकोनाइट से पागलपन का कोई ताल्लुक़ मालूम नहीं था। ऐसी रेविंग और एक मरीज़ का बेहोशी में बोलना, वो भी एकोनाइट से ताल्लुक़ रखता है अगर उसमें खौफ की बातें पाई जाएं। और अचानक दिमाग का बिगड़ जाना जिसका ताल्लुक़ किसी सदमे से हो, सदमे या अचानक मायूसी के नतीजे में अगर दिमाग पर असर हो जाए और उसमें भी खौफ हो, इंसान भागे चीज़ों से, डरे, तो उसमें एकोनाइट बहुत अच्छा असर दिखाती है। लेकिन अगर एकोनाइट को फ़ौरन ना दिया जाए और जल्द ना दिया जाए, या फ़ौरन से मुराद है बीमारी के इब्तदाई हिस्से में, तो फिर मर्ज़ एकोनाइट से मामूली असर तौर पर असर पजीर होगा, लेकिन गहरा असर नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी प्रूविंग में ये बात दाखिल है कि या तो मरीज़ को ले डूबेगा एकोनाइट, या छोड़ देगा तो बिल्कुल छोड़ देगा। कोई बदअसर वगैरह आमतौर पर उसका नहीं रहता। लेकिन ऐसी बीमारियां जिनमें सदमे से मसलन पागलपन हुआ है,
उसका इब्तदाई हिस्सा एकोनाइट से ताल्लुक़ रखता है, मगर एकोनाइट में चूंकि मुज़मिन होना यानी इसका लंबे अरसे तक जारी रहना शामिल नहीं है, इसलिए वहां जाकर एकोनाइट अपना असर छोड़ देगा और मेडले रेस बाज़ दफ़ा शुरू हो जाती है। मेडले रेस कहते हैं 2-4 मिलके दौड़ते हैं, एक ने एक डंडा एक मुकाम तक पहुंचाया, वहां से दूसरे ने पकड़ा और फिर आगे, और फिर बाद में तीसरे की जरूरत पड़ती है, तीसरा आगे ले जाता है। होम्योपैथिक दवाओं में भी बसा औकात मेडले रेस करनी पड़ती है। एकोनाइट ने इब्तदाई काम दिखा दिया और कुछ अरसे के बाद असर छोड़ दिया, फिर उससे अगली कौन कौन सी इम्कानी दवाएं हैं जिनको देखना होगा। उनमें सल्फर एक नुमाया दवा है जिसको एकोनाइट का मुज़मिन कहा जाता है। हाँ जी फरमाइए। हुजूर आपने फरमाया कि ये दिमाग के लिए असर करती है, फायदेमंद है एकोनाइट। बाज़ ऐसे होते हैं कि बाज़ मरीज जो ड्रग्स वगैरह भी होते हैं, उनको अगर बाज़ का ड्रग की एडजस्टमेंट करते हों तो ऐसे होता है कि हो सकता है ड्रग्स कम जा रही हैं तो दिमाग पे असर होता है, एकदम चीखें मारता है। जैसे एपिलेप्सी का मरीज़ है, अगर आप उसकी ड्रग एडजस्ट कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं तो बाद ऐसा मौका है कि वो चीखें मारता। उनका एकोनाइट से कोई ताल्लुक नहीं, एकोनाइट से फायदा नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, एकोनाइट का मरीज भी चीखें मारता है, लेकिन एक ताज़ा सदमे के असर से आर्जी खतरात के पेश नज़र, अगर ताज़ा सदमा जो आर्जी खतरात पैदा करता है वो लंबा ना चले और ख़तरात आर्जी ही रहें या मरीज़ मर जाए या शफा पा जाए, तो ये एकोनाइट का दायरा कार है। लेकिन अगर उसके बाद बात लंबी हो जाए तो फिर और दवाएं हैं जिनका चीखों से ताल्लुक़ है, जिनका इससे मसलन एक ही पट्टी में भी गालबन एबिस है जिसका इससे एपिलेप्टिक की चीखों से ताल्लुक़ है। निकालें ज़रा। ये इस्कुलस है, ये एबिस है, देखें दोनों में से कोई और अच्छा अंग्रेजी दान होगा निस्बतन? हैं? नहीं अंग्रेजी ही पढ़ने में आ जाए, जब आ जाए अंग्रेजी पढ़ने में जिसको मुहावरा ज़्यादा हो, ये कहीं अटके ना एक दो जगह पे जाके कहीं आ जाए। ये इस्कुलस है और उधर दूसरा एबिस है। जो मुद्दत हुई है ना एक चीज़ें देखते हुए, मगर है यही कहीं वो चीज़ जिसका इन्होंने बताया ना, वो चीखें जिनका एपिलेप्सी से ताल्लुक़ है। वो दवाई कम हो जाती है तो फिर वो... हाँ मैं समझ गया हूँ, लेकिन इस हवाले से तो नहीं होगा कि दवाई कम हो जाए। एब्सिंथ ही है, एब्सिंथम पढ़े जरा। Absinthium, common ठीक है, wormwood. कोई नहीं कहने हाँ। Perfect picture of एपिलेप्टिक फर्म, हाँ। Seizure is produced. सीजर, Seizure is produced by this drug. Nervous tremors. tremors. Precede attack. Doctor साहब, you can do it better because the medical terminology. No, the terminology is the same. Absinthium. Yeah, that's right. Common wormwood. Yes. A perfect picture of epileptiform seizure is produced by this drug. Nervous tremors, shake करना जिसे कहते हैं, precede attack. Should I translate? नहीं मैं कर लेता हूँ, आप पढ़ के सुना दें। Sudden and severe giddiness, delirium with hallucinations and loss of consciousness. ठीक है, इतना अभी ठहरेंगे। ये दवा है जिसका एपिलेप्सी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और इसकी बात ख़ास इलामतें हैं एपिलेप्सी में जिनको पेश नज़र रखना चाहिए। पहला ये कि इसके एपिलेप्सी का दौरा पड़ने से पहले कुछ हाथों में ट्रेमर, कुछ असाबी कमज़ोरी के आसार ज़ाहिर होते हैं, जिसको ये ट्रेमर लिख रहे हैं।
वो मुख्तलिफ वजह से हो सकती है। मेरा जहाँ तक इस दवाई का असर मुझे याद है वो ये है कि इससे असाब में अचानक कमज़ोरी वाक़या हो जाती है और यूँ मालूम होता है अंदर से इंसान किसी चीज़ से मगलूब हो गया है। उस वक्त उसके हाथ पाँव में हल्की सी थरथराहट पैदा हो जाती है और फिर जब एपिलेप्सी का दौरा आता है तो डिलीरियम उसमें पाया जाता है। बाद एपिलेप्सी के मरीज दौरे में चले जाते हैं, खामोशी से बेहोश हो गए, लेकिन कोई आवाज़ वगैरह ऐसी नहीं निकालते जिसमें कुछ बातें पाई जाएं, कुछ पागलपन का इजहार हो। इस दवा में ये है डिलीरियम। तो एकोनाइट के जिक्र में मुझे इसलिए याद आई थी, ये बात आपने की है तो मुझे याद आया इसका कि एकोनाइट में भी डिलीरियम है, लेकिन वो आर्जी बीमारियों का डिलीरियम है, यानी पागलपन की बातें बेहोशी में करना। इस दवा का ताल्लुक लंबी बीमारियों से है और एपिलेप्सी जैसी बीमारी जो बाज़ दफ़ा जिंदगी भर साथ लगी रहती है, उसका डिलीरियम हो अगर तो एबिस आपको याद आनी चाहिए और उस डिलीरियम में चीखें और खौफ का इज़हार हो तो एकोनाइट कोई काम नहीं करेगा। कुछ मिलती हैं अलामतें, बाकी जो अलामतें हैं वो अलग हो जाती हैं। ठीक है, और देखें आगे। नर्वस एक्साइटमेंट एंड स्लीपलेसनेस। नर्वस एक्साइटमेंट, वही नर्व्स के साथ इसका ताल्लुक है। बाज मरीज हैं एपिलेप्सी के जिनका मालूम होता है पस मंज़र बीमारी का आसाब से ताल्लुक रखता है और उनमें ज़्यादातर ऐसी दवाएं काम आएंगी जिनकी बुनियाद आसाबी कमज़ोरी पर है। अब ये बाकी बातें भी देखें, नींद नहीं आती आसाबी कमज़ोरी की वजह से, इसलिए एक दवाई के मिजाज को समझना चाहिए। अब ये सारी इलामतें याद रखना बड़ा मुश्किल है होम्योपैथ के लिए, लेकिन मेरा जहन इसकी तरफ इसलिए गया है कि मैंने सबके मिजाज जहन में नक्श किए हुए हैं। जब कोई मिलती जुलती बात उस मिजाज की तरफ इशारा करे तो फिर किताबें मौजूद होती हैं, इंसान फ़ौरन उठाकर उनको देख सकता है, जिस तरह इस किताब को मैं उठा के देख रहा हूँ, और आपको आपकी रहनुमाई सही दवा तक हो जाती है। आगे चंद बातें पढ़ जाएँ और जी। सेरिब्रल इरिटेशन। हाँ, जो हेलुसिनेशंस वगैरह हैं इनका ताल्लुक दिमाग की झिल्लियों के अंदर इन्फ्लेमेशन या ओवर एक्साइटमेंट से है। ये महज नर्वस नहीं है। अब दो बातें मुमकिन हैं, एक तो ये कि नर्वस बीमारियां अपने तौर पर नर्वस कमज़ोरी की वजह से, असाबी कमज़ोरी की वजह से हों, और उसके अलावा दिमाग की रगों में भी इन्फ्लेमेशन, दिमाग की झिल्लियों में भी इन्फ्लेमेशन पाई जाए, उससे भी असाबी कमज़ोरियाँ ज़ाहिर होती हैं, मगर और तरह की। तो इस दवा में जिस्मानी इन्फ्लेमेशन इतनी नहीं जितनी दिमाग के पर्दों की है या असाब की कमज़ोरी। असाब की कमज़ोरी और नतीजे पैदा करती है, लेकिन दिमाग की झिल्लियों की एक्साइटमेंट असाब पर वायलेंस का असर दिखाती है। ऐसा मरीज गुस्से में आता है, बकता है, बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातें, जोश दिखाता है। तो इस दवा में ये दोनों मिजाज खास तौर पर पाए जाते हैं। आगे चलिए। Cerebral irritation, hysterical and infantile spasms come That's within range of this remedy. करेक्ट। Poisoning by अब mushroom. स्पेज़म का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें लिखा है इसने इन्फेंटाइल स्पेज़म्स, बच्चों के जो क्या कहते हैं इसको, स्पेज़म को, तशन्नुज, असाब में तनाव होकर एकदम यूं जुड़ते हैं, मुट्ठी की तरह बंद होते हैं। उसके बाद वह बड़ी सख्त तकलीफ़ें होती हैं, दर्द बहुत होती है जब तक उसको हल ना कर लिया जाए। लेकिन याद रखें, स्पेज़म और एपिलेप्सी दोनों एक ही किस्म की बीमारियों के दो चेहरे हैं। एपिलेप्सी बगैर स्पेज़म के नहीं होती। कहीं दिमाग में कोई स्पेज़म हुआ है, रग में, किसी खून में, या असाबी स्पेज़म हुआ है, उसके नतीजे में मरीज़ एपिलेप्टिक होता है। पर जितनी एपिलेप्सी की दवाएं हैं उनका स्पेज़म से ताल्लुक़ है, और जितनी स्पेज़म की दवाएं हैं अगर किताबों में एपिलेप्सी के नाम पर ना भी पाई जाएं तो आप अपने तजर्बे में ला सकते हैं उनको। जिनके यहाँ एपिलेप्सी के केसेस हैं, हमारे अहमदी हैं बहुत से, कुछ दूसरे गैर अहमदी सुनने वाले भी अब दिलचस्पी ले रहे हैं, मुझे इतला मिल रही है, इस प्रोग्राम में दिलचस्पी ले रहे हैं। उनको मेरा मशवरा ये है कि एपिलेप्सी से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम दवाओं
को खुद पढ़ें और बार बार पढ़ें। पहली दफा जब पढ़ेंगे तो हर दफा लगेगा कि हमारे बच्चे पर ही इसका इतलाक हो रहा है। इंसान घबरा जाएगा, अच्छा अच्छा ये तो ये भी उस पर लगती है, दूसरी वो भी उस पर लगती है। हालांकि जब आप देंगे तो फायदा नहीं होगा। तो उसकी वजह यह है कि मिजाज शनासी और मिजाज कद की तफरीक ज़रूरी है। इलामतें बहुत सी मुश्तरका दिखाई देंगी, क्योंकि स्पेज़म के नतीजे में कमोबेश ऐसी इलामतें होती हैं, मगर वो कौन सी ऐसी दवा है जिससे किसी बीमारी का मिजाज अलग कर दिए, किसी दवा का दूसरी दवा से इस तरह मिजाज अलग कर दिया जाए जैसे बाज़ मरीज़ों का बाज़ मरीज़ों से मिजाज अलग होता है। जब आप इस हिस्से पर अबूर हासिल कर लेंगे तो फिर आपके लिए लंबी तफसीलों में जाए बगैर सही दवा की तशख़ीस आसान हो जाएगी। और क्या कहता है आगे? Poisoning by mushrooms, chorea, tremor, ये nervousness, वो भी वही है। excitement and sleep. मशरूम पॉइजन बाज आसाब पर बहुत गहरा असर दिखाते हैं। बाज मशरूम पॉइजन ऐसे हैं जो नर्वस फेल्यूर करके हार्ट फेल्यूर कर देते हैं, बहुत जल्दी मौत हो जाती है। बाज हैं जो दूसरे सेप्टिक असरात भी दिखाती हैं, मगर ये ज़्यादातर उससे ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है। खासतौर पर माइंड के सिम्टम बताता है जी। हाँ। नेक्स्ट, माइंड, hallucinations, frightful visions, kleptomania, loss of memory, forgets what has recently happened, wants nothing to do with क्लेप्टोमेनिया बंद जगह में anyone. हाँ क्लेप्टोमेनिया वही है गालबन। आप चेक कर लें, ऐसी जगह जहाँ बंद कमरा हो, हॉल के अंदर इंसान हो, वहाँ उसको महसूस होता है कि मैं हाँ बड़ा ही हो कमरा, ये एहसास हो कि मैं कैद हो गया हूँ, घबराहट शुरू हो जाती है, वो उसको गालबन क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। लेकिन चेक करें, मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है कि ये बात दुरुस्त। आगे चलें। Forgets what has recently happened, wants nothing to do with anybody. ठीक है। Brutal. These are mind symptoms. ठीक है। Head. Forgets what has recently happened, ये जो इलामत है ये दो बहुत ही गहरी और मुज़मिन बीमारियों में भी पाई जाती है और आर्जी बीमारियों में भी। और इसका आर्जी बीमारियों में उनमें पाई जाएगी जहाँ जिनका स्पेज़म से ताल्लुक़ है, और मुज़मिन बीमारियों में वहाँ पाई जाएगी जहाँ आहिस्ता आहिस्ता खून की रगों के अंदर ऐसे मवाद बैठ चुके हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह, और उन नालियों को उन्होंने तंग कर दिया है, यहाँ तक कि वो दिमाग के तमाम हिस्सों को बराबर खून नहीं पहुँचा रही। ऐसी बीमारियाँ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहलाती हैं, और उनके नतीजे में इंसान के अंदर ये बीमारी पैदा होती है कि वक्ती याददाश्त कमज़ोर होने लगती है और पुरानी याददाश्त उसी तरह कायम रहती है, क्योंकि याददाश्त के 2-3 तबके अल्लाह ताला ने बनाए हैं। एक याददाश्त है जो रोज़मर्रा की चीज़ें अभी ली अभी वापस कर दी, उसके लिए बहुत थोड़ी एनर्जी दिमाग को ज़रूरत है खर्च करने की, और उनकी इम्पोर्टेंस कोई नहीं, आई गई और बात भूल गई, ख़त्म हो गई। एक याददाश्त है जिसको हम सेमी परमानेंट कह सकते हैं, वो रोज़मर्रा के लिए नहायत ज़रूरी है। मसलन खाना खाते हैं आप तो उसका असर, उसका उस वक्त की जो कैफियत है ये महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं शाम तक याद भी रहे कि ना। लेकिन ये नहीं हो सकता कि खाना खाया हो और शाम तक ये भूल गया हो कि मैंने खाना खाया है। तो इन दोनों यादों में एक फ़र्क है। ये जो मैं कह रहा हूँ, और ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, उससे ये असर पैदा होता है। लेकिन ये जो बीमारी है एब्सिंथ की, ये और चीज़ है, इसका वक्ती थोड़ी देर की चीज़ से ताल्लुक़ है। यानी अचानक एक बात भूली है और फिर बात ख़त्म हो गई, लेकिन दिमाग पर कोई गहरा असर नहीं पड़ता, वो पैदा हो, उसको कहते हैं ब्रेन फैग भी कह सकते हैं। और स्पेज़म की वजह से वक्ती तौर पर खून की सप्लाई कम हुई और वो हिस्सा याददाश्त का मुअत्तल हो गया। तो ये आपको मिजाज हर दवा के समझने चाहिए। अगर मिजाज शनासी कर लेंगी तो फिर बहुत बड़ी बड़ी मेहनतों से बाद में निजात मिल जाएगी। मैं चूँकि लेडीज़ को कह रहा था इस वक्त, कर लेंगी कह दिया, आप सबको कहता हूँ कि कर लेंगे आप, तो बहुत बात की बेवजह की मुशक्क़तों और मेहनतों से निजात मिलेगी। बस ठीक है, फिर काफ़ी होगी। बाकी तफसीलात हैं इसकी। बेसिक 2 फीचर्स यही हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स 2 हैं।
तशरीह रखें। दिमाग में झिल्लियों की सोजिश और असाबी कमज़ोरियाँ अगर ऐसी बीमारियां पैदा करें जिनका स्पेज़म से ताल्लुक़ हो, तो इन बीमारियों का ताल्लुक़ एब्सिंथियम से है। इसलिए एक ही पट्टी में जो याद रखने वाली एक दवा है वो ये है। इसी ज़मीन में आपको बाद और दवाएं एट रैंडम बताता हूँ, या कहें तो किताब से लिस्ट देख देख के बता देते हैं। सरदस मेरा ख्याल है अभी जनरल गुफ्तगू जारी रखें, जब बात और आगे बढ़ेगी तो फिर एक एक दवा को बाकायदा असूलन गहराई में जाकर उनका मुतालिया करेंगे। मैंने आपको बताया था एकोनाइट के मुतालिक कि एकोनाइट में ये बातें पाई जाती हैं, इसलिए एकोनाइट का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। लेकिन इस पर ऐसा इन्हिसार नहीं करना चाहिए कि एकोनाइट दे के बेखबर हो जाएं। वक्ती तौर पर बाज़ दफ़ा एकोनाइट से भी वक्ती फ़ायदा भी होता है, क्योंकि मिलती है अचानकपन से, लेकिन बीमारी गहरे असर की होती है, लंबी चलने वाली, वो फिर बाद में आके इंसान को पकड़ लेती है। इसके बाद आने वाली दवाएं ये आपके जहन में रहनी चाहिए, जो गुज़श्ता मैंने लेक्चर में नहीं बताई थी। उनमें एक सल्फ़र है जिसको एकोनाइट का मुज़मिन कहा जाता है, और एक सिलीशिया है जो सेप्टिक बीमारियों में सबसे ज़्यादा मौसर दवा है। जितने भी जरासीम के हमलों से ताल्लुक़ रखने वाली बीमारियां हैं, उनमें बाज़ किस्में ऐसी हैं जिनका सिलीशिया से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो ख़ास किस्म की बीमारियां हैं, जैसे टाइफाइड है, और भी बहुत सी कई ऐसी हैं जिनको मैं मौके पर अलग अलग बताऊँगा। लेकिन रोज़मर्रा का जिसको सेप्टिक असर कहते हैं, मसलन अचानक कोई गंदी ग़िज़ा खाएगी, गंदा पानी पिया गया, उससे इसहाल लग गए, पेचिश हो गई, उसमें एकोनाइट अगर फ़ौरन दी जाए तो बहुत नुमायाँ असर दिखाता है। ख़ास तौर पर पेचिश की अचानक तकलीफ़ में तो एकोनाइट का ख़्याल ज़रूरी है। बाज़ इलाक़ों में अचानक पेचिश हो तो एकोनाइट फौरी असर दिखाता है अलग फल से। जी, मैं बताता हूँ, मैं पहले बता चुका था, मैं समझा आप उसमें नहीं थी, बैठ जाएं। दो किस्म की बीमारियां हैं, एक कहलाती हैं एक्यूट और एक क्रॉनिक, और एक तीसरी किस्म है जो इन दो के दरमियान भी है। एक्यूट बीमारी वो है जो आई और चली गई और मुस्तकिलन छोड़ गई मरीज को, और मुज़मिन बीमारी वो है जो आकर ठहर गई और जिस्म को ज़िंदगी के साथ या पूरी ज़िंदगी साथ रही या एक लंबा अरसा तक साथ रही। और एक है जो इसको इन दोनों के दरमियान बैन की बीमारियां हैं। जी, सब एक्यूट। जी, टाइफाइड इज सब क्रॉनिक और सब एक्यूट। I thought it would be more on the side on chronic than acute. Linger on very long for very long. ठीक है, वरना वो क्रॉनिक या सब क्रॉनिक। राइट, तो ऐसी बीमारियां जो दोनों के दरमियान हैं, अंग्रेजी में उनको कहते हैं सब एक्यूट, डॉक्टरी इस्तिलाह में कहा जाता है। लेकिन बाद हैं जो सब क्रॉनिक ज़्यादा मुनासिब होगा कहें उनको, वो ज़्यादा क्रॉनिक की तरफ माइल होती हैं। अब इसमें मसलन एपिलेप्सी है, ये क्रॉनिक है, और बाज़ किस्म के पागलपन है, क्रॉनिक हैं। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस यानी खून की नालियों का रफ्ता सख्त हो जाना, ये क्रॉनिक कहलाएगा। रूमेटिज्म, जिस्म की दर्दें, ये क्रॉनिक कहलाती हैं। और भी ऐसी बहुत सी हैं जो इनमें क्रॉनिक में और एक्यूट में एक फ़र्क तो ये है कि क्रॉनिक आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती है और जिस्म के असाब पर या खुलियों पर या खून में या उज़लात में तब्दीलियां पैदा करती है। बाज़ दफ़ा तब्दीलियां पैदा पहले से आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं, उनके नतीजे में बीमारी नज़र आती है, काफ़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है।
बाज़ दफ़ा बीमारी की नौइयत ऐसी है कि वो तब्दीलियाँ पैदा करती है। मसलन ज़ियाबितस है, ज़ियाबितस बहुत सी क्रॉनिक बीमारियां पैदा कर सकती है। मसलन यही जो हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की बात कर रहे थे, ज़ियाबितस के नतीजे में ये पैदा हो सकता है। गुर्दे की क्रॉनिक बीमारियां, नेफ्राइटिस वगैरह, ये इसके नतीजे में डायबिटीज़ के नतीजे में, ज़ियाबितस के नतीजे में पैदा हो सकती है। दिल की बीमारियां ज़ियाबितस के नतीजे में पैदा हो सकती हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ज़ियाबितस से ताल्लुक़ है, मगर ज़ियाबितस उनके नतीजे में नहीं बल्कि वो ज़ियाबितस के नतीजे में पैदा होती हैं। और बाज़ बीमारियां क्रॉनिक हैं जो दरअसल इलामतें हैं बीमारियों की, वो क्रॉनिक बीमारियों के नतीजे में पैदा होती हैं और क्रॉनिक बीमारियां दिखाई देती हैं। मसलन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस यानी खून की रगों का तंग हो जाना और सिकुड़ जाना, या उनके अंदर कोई ऐसी मादा जम जाना जिससे खून पूरी तरह न पहुंचे, उससे बाज़ दफ़ा बहुत क्रॉनिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। मसलन टांगों में से जान निकलनी शुरू हो गई, टांगें सिकुड़नी शुरू हो गई, याददाश्त का चला जाना। वहाँ असल में चेंजेस जो पहले हुए हैं वो बीमारियां पैदा कर रहे हैं, और चेंजेस खुद किस वजह से पैदा हुए हम उसके मुताबिक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो तब्दीलियां कई वजूहात से पैदा हो सकती हैं। एक मैंने ज़ियाबितस का नाम लिया है। ज़ियाबितस के नतीजे में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पैदा हो सकता है, लेकिन इसके अलावा बग़ैर ज़ियाबितस के बाज़ लोग जो ग़िज़ा में एहतियात नहीं करते, बहुत ज़्यादा चर्बियाँ खाते हैं या गोश्त बहुत खाते हैं, उनको ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, उस जिस निस्बत से खाते हैं उस निस्बत से एक्सरसाइज नहीं करते, ऐसे जो लोग हैं उनको दो तरह की बीमारियां लाहक हो जाती हैं। एक है जिस्मानी फरबही और मोटापा। उनकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो सारी ऐसी फैट्स में तब्दील होती है जो उनके जिस्म का हुजम बढ़ाती रहती हैं। बाज़ सूरतों में अगर जिगर में कोई नक्स हो तो वही फैट जो ज़्यादा हो रही है उससे फिर कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, और कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल जिगर से उठ जाता है, और वो बजाय कि सिर्फ चर्बी में बन के नहीं बैठती बल्कि खून की नालियों में वो कोलेस्ट्रॉल बन के जमती हैं। अब कोलेस्ट्रॉल की बहुत सी किस्में हैं, मगर जो लो डेंसिटी लिपिड्स हैं, LDL कहलाते हैं, वो हैं असल ख़तरनाक। वो जिस्म की जो नालियाँ नहीं, खून की नालियाँ उनके पर्दों से आर पार निकल सकते हैं और वो उसमें जमना शुरू हो जाते हैं और उसके सारी जिस्म को क्रख्त कर देते हैं, और फिर अंदर उनके ऊपर खून के प्लेटलेट्स वगैरह जमा हो के वहाँ वो क्लॉट्स बनाने लग जाते हैं, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता नालियों को तंग करता है, जो हार्ट अटैक आपने सुना हुआ है अक्सर। और ये एक नाली का हुआ, 2 का या 4 का, इनका इस कोलेस्ट्रॉल से ताल्लुक़ है। तो क्रॉनिक बीमारियां इसी के नतीजे में, वो दिमाग की रगें अगर तंग हो जाएं तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। बस इस बात को आप याद रखें कि बीमारियां मिलती जुलती बीमारियां भी हों, उनकी वजूहात एक नहीं हो सकती। ऐन मुमकिन है कि 10 या 20 वजूहात हों। अब ज़ियाबितस की बात हुई थी। ज़ियाबितस में इससे पहले ये ख्याल पाया जाता था कि 1 या 2 या 3 किस्म की ज़ियाबितस है। अब इन्होंने मालूम किया है कि सैकड़ों किस्म की ज़ियाबितस है। जो हायर रिसर्चेज हुई हैं अमेरिका में खसूसियत से, उनसे पता चला है कि सैकड़ों किस्म की ज़ियाबितस, इस हिसाब से कि असल फैक्टर क्या है और किस नौइयत का नक्स है जिसकी वजह से जिस्म को वक्त के ऊपर जितनी एनर्जी की ज़रूरत है जिस्म में मौजूद होने के बावजूद
वो एनर्जी में तब्दील नहीं हो रहा। ये बुनियाद है ज़ियाबितस की। इंसुलिन चूँकि इस काम के लिए मामूर है अल्लाह ताला की तरफ से, और इंसुलिन लबलबे में पैदा होती है। ये जिगर के साथ एक है जिसको क्या कहते हैं, इसको पेंक्रियाट में नहीं, पेंक्रियास के साथ एक आइलेट होता है। हाँ, देयर इज स्पेशल नेम ऑफ दैट आइलेट, लैंगरहैंस, दैट्स राइट, दैट्स द वर्ड आई वाज सर्चिंग फॉर। उसको लबलबा कहते हैं असल में। पेंक्रियास तो बड़ी चीज है, उसके साथ एक छोटा सा जजीरा नुमा वो एक लोथड़ा लटका होता है जिसको लैंगरहैंस आइलेट कहते हैं। वहाँ पेंक्रियाज वो ये बनाते हैं ज़ियाबितस की दवा इंसुलिन। सिर्फ इंसुलिन ही नहीं बनाते बल्कि इंसुलिन का चेक भी बनाते हैं, और बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जिसका बयान इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की शान और उसकी कुदरत का इजहार है। और ये ख्याल कि ब्लाइंड अंधी एवोल्यूशन ने खुद ब खुद ये चेक्स और काउंटर चेक्स पैदा किए हों, ये बिल्कुल पागलपन है। ये दहरियों की क्रॉनिक डिजीज़ है कि हर बात जिसमें वो वंडर देखते हैं, कहते हैं 10,000 लाख करोड़ 10 अरब साल में हो गई होगी, इसलिए वंडर नहीं है। हालांकि ऑर्डर लंबे वक्त के नतीजे में डिसऑर्डर में तब्दील होता है, मजीद ऑर्डर में तब्दील नहीं होता। ऑर्डर कॉन्शियसनेस के नतीजे में पैदा होता है। एक ऐसे सुपर दिमाग की ज़रूरत है जो देख के ऑर्गेनाइज करे और तमाम वक्त तक उसकी निगाह हो, और वो मुअय्यन करे कि इसके बाद क्या चीज़ आनी है, उसके बाद क्या आनी है, तरतीब से रखे, उसको ऑर्डर कहते हैं। अब आपने ये तो देखा होगा कि आप चीज़ें सजा दें अपने घरों में और उसके बाद देखभाल छोड़ दें तो कुछ अर्से के बाद सब बिखर जाएं, मगर उस समझ सकता है इंसान कि ज़रूरी नहीं अमदन किसी ने ऐसा किया हो, वक्त का हाथ दिखाता है ये करतब। लेकिन ये नहीं कभी आप देखेंगे कि चीज़ें सारी बिखरी पड़ी हों और आप 1 करोड़ साल के बाद घर में वापस आएँ तो सब चीज़ें एन सलीके से सजी हुई हों, हर जगह अपनी अपनी जगह टिकी हुई हो, और कोई पूछे कि ये कैसे हो गया, तो कोई आया होगा, आपके नहीं नहीं पागल ना बनो, कोई नहीं आया, ये वक्त की वजह से हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता हवाएं चली तो वो चीज़ जो पहले लेटी हुई थी वो खड़ी हो गई, फिर और हवाएं चली तो वहाँ पहुँच गई, फिर और हवाएं चली तो वो यहाँ आ गई, और बाकी चीज़ों के साथ ये सब हरकतें हुई तो देखो हर चीज़ सलीके से आ गई। हम ये नहीं कहते फ़ौरन हुई, इत्तेफाक हो सकता है ना आखिर, और ये इत्तेफाक कहते हैं वो 1 अरब नहीं चलो 10 अरब साल कह दो उसमें फैल गए हैं। हालांकि हमारा मुशाहदा रोज़मर्रा का ये है कि जहाँ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जो बामकसद हो, वो ऑर्गेनाइजेशन इत्तेफाकात से पैदा नहीं हुआ करती। उसके लिए उससे पहले एक सोची समझी स्कीम का होना ज़रूरी है। बस लुबलुबे पर अगर गौर करें आप तो हैरान हो जाएंगी कि लुबलुबे में जो ज़ियाबितस को रोकने के लिए, जिसको हम ज़ियाबितस कहते हैं दरअसल, तो उसका नाम फिलहाल भूल जाएं, खून में जितनी भी एनर्जी पाई जाती है ये शक्कर की शक्ल में है। यानी पहले इंसान इसको शक्कर की शक्ल में तब्दील करता है। अगर आपने शक्कर ना भी खाई हो तो दूसरी ग़िज़ाओं से भी जिस्म अपनी ज़रूरत के लिए शक्कर बनाता है, और इसका कारखाना जिगर में है। और जिगर की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री, कि अब तक कम से कम 5000 दवाएं ऐसी मालूम हो चुकी हैं जो जिगर में बन रही हैं, और कोई शोर नहीं, कोई धुआं नहीं। जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी जिस्म में बाज़ अच्छे अवामिल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनल कंजम्पशन उसकी हो रही है, और जो वेस्ट ज़ाहिर बाहर जाता है वो आगे एकोसिस्टम को तक़वियत देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए परफेक्ट इंडस्ट्री। और एक जिगर जो कलेजी आप यूँ निकाल के भून के खा जाती हैं या खा जाते हैं, उसके अंदर ये सारी मशीनरियाँ मौजूद हैं जिससे दवाएं बन रही हैं। अब वो शुगर भी बन रही है और भी बहुत सारी। खैर, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इसमें अगर शुगर बन रही हो तो शुगर को खून के लिए ताकत में तब्दील करना,
खून की खुलियों में शुगर की एनर्जी का बार बार भेजना ताकि खून का खुलिया जिंदा रहे, बाकी सब बातें छोड़ दें, इसके लिए ऐसा अजीमुशान इंतज़ाम है कि हर खुलिये के इर्द गिर्द दोहरी झिल्लियाँ हैं और दोहरी झिल्लियाँ होना उनका ज़रूरी था, उसके बगैर बात बन ही नहीं सकती थी। इत्तेफाकन अगर सिर्फ एक झिल्ली पैदा हुई होती तो खून का निज़ाम चल ही नहीं सकता था। खून के अंदर जो कुछ है, अगर उसके अंदर पानी पहुंच जाए बाहर का जो खून के इर्द गिर्द है तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा सब कुछ। उसको प्रिवेंट करना है, खून के पानी से उसको बचाना है और शुगर अंदर पहुंचानी है। और शुगर अंदर पहुंचाने के लिए ऐसी कोई चीज़ चाहिए जो उसको एनर्जी में भी तब्दील करे, और अगर वो खुला रास्ता रहे तो फिर दूसरी चीज़ें भी पहुंच जाएंगी। फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उस एनर्जी का, उसको बाहर निकालना है। ये जो हो रहा है काम, ये दो पर्दों में ऐसा निज़ाम है कि बाद रास्ते उसके एक वन वे ट्रैफिक इस तरह से जा रही है, एक वन वे ट्रैफिक उधर से बाहर आ रही है। जो वेस्ट ऑफ एनर्जी की वन वे ट्रैफिक बाहर की तरफ है, उससे कोई चीज़ अंदर दाखिल नहीं हो सकती। जो वन वे ट्रैफिक अंदर की है उसमें इस तरह सिर्फ उस वक्त चलती है जब इंसुलिन का कोई ज़र्रा शुगर के किसी ज़र्रे को लेकर उसके अंदर दाखिल होता है, और तो वो फौरन अंदर जाके अपनी ज़रूरत की एनर्जी दे देता है। ये जो सिस्टम है देखने में आमतौर पर झिल्लियों से जो एक मादा दूसरी तरफ मुंतकिल होता है, जिससे ऑस्मोसिस में हमें दिखाई देता है, यानी जड़ें पानी निस्बतन हल्की चीज़ को बाहर से लेती हैं और अंदर गाढ़े की चीज़ की तरफ वो मुंतकिल होती रहती है। अगर बाहर ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो जड़ें सूख जाएंगी, तभी कलर में दरख्त मर जाते हैं। इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन जो बात मैं बता रहा हूँ वो ऑस्मोसिस नहीं है, कुछ और चीज़ है। कोई अंदाज़ा कर सकता है कि एक सेकंड में कितनी दफ़ा ये अमल होता होगा कि शुगर को इसका इंसुलिन का कोई ज़र्रा उठाकर अंदर गया है, तब्दीलियाँ वाक़या हुई हैं और वेस्ट बाहर आ गया है। एक सेकंड में कितनी दफ़ा होता होगा डॉक्टर साहब, आप बताइए, कोई अंदाज़ा है? फिर भी तो हाँ, लेकिन लाखों दफ़ा होता है। एक सेकंड में कई लाख दफ़ा, यानी ऐसी रफ्तार है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस तरह हर खून के ज़र्रे की अल्लाह ताला हिफाजत कर रहा है। हर खून के ज़र्रे को ज़रूरत की एनर्जी दे रहा है और उससे वेस्ट निकल रहा है, और ये इंसुलिन काम कर रही है। बस जब इंसुलिन कमज़ोर हो जाए तो ज़ायबितस का मरीज़ कमज़ोर हो जाता है। अब बाज़ दफ़ा यानी इंसुलिन ना हो तो शुगर मौजूद है लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो रही, और अगर इंसुलिन ज़्यादा हो जाए तो फिर भी यही अमल होगा। इसलिए बाज़ मरीज़ बेचारे इसलिए भी मर जाते हैं, उनको ये नहीं पता लगता कि मैंने क्या करना है। बाज़ दफ़ा इंसुलिन का अमल तेज़ होने की वजह से एकदम एनर्जी सैप कर जाती है, और बाज़ दफ़ा उसका बरक्स होता है। इसलिए बाज़ जो मरीज़ हैं ज़ाबितस के, उनको जब कमज़ोरी हो तो कहते हैं आप शुगर खा लें, लेकिन अगर किसी वजह से इंसुलिन ज़्यादा दे दी गई हो तो वो शुगर जिस्म की वैसे खाई जाती है पहले ही, उससे ये पैदा हो जाती है। बाज़ दफ़ा इसका बरक्स भी होता है कि इंसुलिन नहीं है और शुगर ज़्यादा मौजूद है, फिर भी कमज़ोरी है, इसलिए कि इंसुलिन नहीं थी और शुगर ताकत में तब्दील नहीं हो सकी। अब ये एक वजह है जिसकी वजह से ये ज़ाबितस पैदा होती है। लेकिन जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम्स हैं वो बाज़ दफ़ा बग़ैर वजह के इंसुलिन के असर से खौफ खाते हैं और इंसुलिन के खिलाफ रिएक्शन दिखा रहे हैं। शुगर भी है खून में, इंसुलिन भी है, लेकिन वो जो सेल्स जिनके अंदर जानी चाहिए वो इनकार कर रहे हैं।
उसकी क्या वजूहात हैं, और बहुत सी वजूहात हैं। ये 2 वजूहात मैंने आपको बताई हैं, लेकिन ऐसी मैंने जैसा कि बताया है सैकड़ों वजूहात हैं जिनकी वजह से ज़ाबितस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही उलझा हुआ मजमून बन गई है। वो बात नहीं रही कि इंसुलिन दो और बात ख़त्म हो गई। ये क्रॉनिक डिजीज़ है, लंबे अरसे में आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती और बढ़ती, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसी बद बीमारियां पैदा कर जाती है जो जिस्म के साथ हमेशा का एक जुज़ बन जाती हैं। इसलिए इसका बहुत अच्छा इलाज ज़रूरी है। इस ज़िमन में मुझे कुछ अर्सा होता है, होम्योपैथिक दवाएं जब आएंगी मैं तो बताऊंगा ज़ियाबतीस के उससे भी कई जगह बहुत फ़ायदा पहुंचता है अल्लाह के फजल से, और बाज़ दफ़ा फिर काम नहीं भी, असर नहीं भी दिखाती। मगर इंग्लिस्तान में मुझे याद है चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब जब बीमार थे, उनको कोई 25-30 साल से इंसुलिन लग रही थी, क्योंकि जब इंसुलिन बननी बंद हो जाए तो बाज़ दूसरी दवाएं जो आजकल ईजाद हुई है वो भी असर नहीं दिखाती। उस वक्त फिर डॉक्टर इंसुलिन पर डाल देते हैं। जो ज़फ़रुल्लाह खान साहब रज़ी ताला अन्हु बाकायदा दिन में 2-3 टीके लगाया करते थे, या बाद में शायद 1 पे भी आ गए थे, मगर लगाते ज़रूर थे। उनको जो एक दफ़ा पता चला कि मैं होम्योपैथी में कुछ दस्तरस रखता हूँ, तो उन्होंने मुझे भी पैगाम भेजा कि मुझे बताएं, तो होम्योपैथी में इसका भी इलाज है। मैंने जो उनको नुस्खा दिया था वो बंगाल के हमारे एक अहमदी डॉक्टर थे, वो वफात पा चुके हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे तजुर्बे में आया है, इसको आप इस्तेमाल करके देखें। वो था कैलकेरिया फॉस, काली फॉस और नेट्रम फॉस, और उसके अलावा नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ अलग देते थे और ये तीनों इकट्ठी देते थे। तो मैंने चौधरी साहब को यही नुस्खा लिख के भिजवा दिया कि आप ये इस्तेमाल करें। वो चूँकि बहुत बाकायदा थे अपने, और रसूलों में भी बड़े बाकायदा थे, खाने के भी परहेज थे, चंद महीने के अंदर अंदर बिल्कुल शुगर उनकी ख़त्म हो गई, यानी ज़ाबितस की बीमारी ख़त्म हुई दिखाई देती थी। कोई अजीब बात यह है कि उन्होंने इंसुलिन मैंने उसी वक्त बंद कर दी थी, वरना मैं उनको एहतियातन कहता कि अभी ना करें, लेकिन उनका वो असूली आदमी थे जिस पर एतबार हो फिर पूरा एतबार करते थे। उन्होंने कहा मैं कोई और दवाई इस्तेमाल नहीं करूँगा, यही रखूँगा। यहाँ तक कि यहाँ जो इंस्टीट्यूट है रिसर्च का, जूसे क्या नाम है उसका, जूसेट या जूसे कहलाता है, वो प्रोफेसर जिसने इंसुलिन ईजाद की थी उसी के नाम पर यहाँ एक इंस्टीट्यूट है ज़ियाबतीस के मरीज़ों का। उनके इल्म में ये बात आई क्योंकि चौधरी साहब को उस इंस्टीट्यूट के बाद माहिरीन भी देखा करते थे कि इस तरह चौधरी साहब कहते हैं कि मैं होम्योपैथिक दवाई से ठीक हो गया हूँ। उन्होंने कहा हमें यकीन नहीं आता, इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि आप 3 दिन के लिए हमारे इंस्टीट्यूट में दाखिल हो जाएं, डाइट हम आपको करवाएंगे और इंसुलिन नहीं देंगे, आप अपनी मर्जी से दवाइयाँ इस्तेमाल करें, फिर हम चेक करेंगे। चौधरी साहब ने फिर मुझे लिखा कि मैं 3 दिन रहा हूँ, उसके बाद क्लीन बिल की रिपोर्ट थी, कोई ट्रेस इंसुलिन का नहीं है ना, इसका ज़ाबितस का नहीं रहा। क्या 6x में? हाँ, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अभी बात खत्म नहीं की अभी, कि हर जगह काम नहीं करती। यही दवा बाज़ दूसरों को मैंने देखा है बिल्कुल काम नहीं करती। उसकी वजह वही है जो मैं आपसे इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ, जिस पर कि बीमारी एक नाम है जिसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। बीमारी सबब नहीं है बल्कि नतीजा है, और असबाब इतने बेशुमार हैं और इतने मख्फी हैं कि चंद चुटकुलों के ज़रिए आप डॉक्टर नहीं बन सकते। चुटकुलों का इलाज जो है ये बड़ा ख़तरनाक भी साबित होता है। बाज़ वहाँ लोग एक चुटकुला हाथ आ गया कि जी हम डॉक्टर बन गए, यही दिए चले जाओ। एक दफ़ा एक शख्स जा रहा था मुसाफिर, उसने देखा कि एक जगह एक ऊँट है जिसका सांस बंद हो गया और गला फूला हुआ है। उसको लोग घबरा गए कि अब ये गया, मरने लगा। तो एक अच्छे समझदार आदमी ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, वो तरबूजों का मौसम था। उसने सोचा कि कुछ छोटा तरबूज इसने साबित निगलने की कोशिश की है और वो फंस गया अंदर, और बड़ा फूला हुआ नजर आ रहा था।
समझदार आदमी था, उसने कहा इसको लिटाओ ज़मीन पे, उसको पकड़ा के लिटा दिया। उसने कहा ईंटें दो, एक ईंट नीचे रखी, एक ऊपर, उसने मारी जोर से, तरबूज टूट गया, वो ठीक हो गया। बड़ी वाह हुई, बड़ा शोर पड़ा कि बड़ा काबिल हकीम है। तो ये साहब जो गुजर रहे थे, ये रोज़गार की तलाश में थे, वापस हो गया कि अब मुझे रोज़गार मिल गया, मुझे इलाज करना आ गया। ऐलान कर दिया कि गिलहड़ का जो मरीज है उसे मेरे पास लाओ और फिर देखो कैसी जल्दी शफा होती है। वो गिलहड़ होती है बीमारियां जो फूल जाता है, वो एक बदकिस्मत बेचारा उसको पकड़ के लाए कि इसको ठीक करो। उसने कहा 2 ईंटें चाहिए 2। खैर उसको लिटाया, एक तरफ एक ईंट रखी, दूसरी ईंट से उसने वही दम तोड़ दिया। तो ये है जो आमतौर पर लोग जो अताई होते हैं वो इस तरह काम करते हैं। होम्योपैथिक में अताईपन नहीं चलता। कोई नुस्खा जो मैं देता हूँ, मैंने पहले भी वार्निंग दी थी बेल्जियम में या फ्रांस में, कि उन नुस्खों को इस तरह इस्तेमाल कर लें कि हो सकता है वक्त के ऊपर फ़ौरन काम आ जाए, लेकिन ये ना समझें कि ये नुस्खा एक मुस्तकिल दवा है जो आपके हाथ में आ गई और इसके अंदर शफा लाजिम है। शफा तो अल्लाह ही के हाथ में है, और जब वो शफा ना देना चाहे तो दिमाग फिर जाता है, वो दवा जो मुफीद हो वो जहन में आती ही नहीं, और जब दुआ काम करे तो वो दवा फ़ौरन जहन में आ जाती है और उसका कोई ज़रिया बन जाता है। हमारी बेटी शौकी, उसको शुरू में गलत ग़िज़ाओं की वजह से, यानी खट्टी चीज़ें बचपन में देनी शुरू कर दी थी, उसको दमा हो गया और बाज़ मौके पर तो लगता था कि बिल्कुल मौत तारी वारिद हो जाएगी और इन्फेक्शन ज़रूर होती थी। और उस ज़माने में वह मुनव्वर के पास जाना पड़ता था। हालांकि मैं अमूमन अपने बच्चों में अपने ऊपर होम्योपैथिक इस्तेमाल करता था, मगर जब एक आदमी मर रहा हो तो उस वक्त पागलपन है कि इंसान अपने सिस्टम की वक़ार को पेश नज़र रख के उसके इलाज से गाफिल हो जाए। फिर एक दफ़ा मैंने दुआ की कि अल्लाह ताला कोई ऐसी, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि होम्योपैथिक दवा ऐसी सिखा दे जिससे ये इसकी इन्फेक्शन फ़ौरन काबू में आ जाया करे। अब नॉर्मली वो दवा जो मुझे समझ आई बाद में, वो इन्फेक्शन की रोज़मर्रा की दवाओं में शामिल ही नहीं है। लेकिन एक और मरीज़ जो कैंसर का मरीज़ था, उसके लिए जब मैंने दवाओं की तलाश शुरू की, और मेरा उस ज़माने में तरीक़ यही था कि बजाय इसके कि इशारों से दवाई की तरफ पहुँचूँ जो आखिर पे लिखे होते हैं, इलामती इशारे कहलाते हैं, मैं पूरी किताब दोबारा पढ़ा करता था। जो मुझे किताबें पसंद थीं, एक में बात ना मिली दूसरी शुरू कर दी, ताकि इस अरसे में मेरे मिजाज शनासी हो जाए, और बाद सारी रात पढ़ता था, फिर जाके सुबह मरीज़ की असल दवा समझ आती थी। उसका नतीजा ये निकला कि शुरू में तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिर पे जाके बहुत सी मेहनतों से छुटकारा मिल गया और बहुत अच्छा सौदा साबित हुआ। फिर मैं बाद मरीज़ आते, एक दिन में बाद दफ़ा 100 मरीज़ भी देख लेता था, और बाद लोग हैरान होते थे कि ये तो होम्योपैथिक नहीं है, होम्योपैथिक में तो इलामतें देखनी चाहिए। बाद मुझे कहते थे कि एक बार जो असल काबिल होम्योपैथ हैं, उन्होंने लिखा है कि हम एक मरीज़ पर 3-3 घंटे भी लगाते हैं। तो आपने क्या शुरू किया हुआ किस्सा, ये जो वो निपटाए जाते हैं। उसे मैंने कहा कि मैंने एक मरीज़ पे महीना भी लगाया हुआ है, लेकिन अब वो एक तभी महारत दिल के अंदर पैदा हो जाती है इंसान के अंदर, कि देखता है पहचान जाता है कि फ़लाँ मरीज़ है। ये इस तरह हासिल होती है। इसलिए आपको इन लेक्चर्स के बावजूद किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए और बार बार पढ़नी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ये लेक्चर भी हम इंशाअल्लाह बार बार सुनवाएंगे। जिनके पास वीडियोज़ हैं वो उसको वीडियो रिकॉर्ड कर लें, और एक दफ़ा सुनने की बात नहीं है, ये बारहा सुनने पड़ेंगे, और इनको हम रिपीट भी करेंगे ताकि जो लोग पहले शामिल नहीं हो सके वो शुरू से ही उनको सुन सकें। वक्त मुकर्रर करके ऐलान आप याद कर लें, उनको करवा देंगे। तो इसलिए होम्योपैथिक में ज़हन नशीन करना, बार बार पढ़ कर ये ज़रूरी है। मैं बात कर रहा था शौकी की कि उसका डायरेक्ट तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने जब किताब पढ़ी एक और मरीज़ की खातिर जिसको कैंसर था और वो भी अल्लाह के फजल से ठीक हो गया,
उसके कैंसर की जो दवा थी, अचानक मैंने देखा कि शौकी की जो इन्फेक्शन की अलामतें उससे मिलती हैं, और मैंने वो दवा दी और फिर कभी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ी। शुरू में 1-2 खुराकों से अल्लाह के फजल से ठीक हो जाती थी, और उसके बाद फिर जब तक मैं होता था कभी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं। मेरी अदम मौजूदगी में बीबी बुलवा लेती थी डॉक्टर को, अलग मसला है, लेकिन मुझे नहीं जरूरत पेश आई। हर दफ़ा वो दवा ज़रूर काम करती थी। तो हर मरीज़ की एक अपनी दवा है, क्योंकि बीमारियों की किस्में देखने में चंद होंगी लेकिन उनकी वजूहात बेशुमार हैं। और हर इन्फेक्शन जो इसको गले की इन्फेक्शन होती थी, हर गले की इन्फेक्शन 1 या 2 या चंद दवाओं से ठीक नहीं हो सकती, उसके लिए मिजाज शनासी ज़रूरी है। इसलिए होम्योपैथिक खुद बड़ी सरदर्दी है। सरदर्द दूर करने की बेहतरीन तरीका, लेकिन सरदर्दी अपनी ज़ात में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह मेरा तरीक यह है कि कुछ आपको चुटकुले भी दूंगा ताकि ईमान मुयस्सर आता रहे। अगर आपको बाकायदा असूल पर अभी से होम्योपैथ बनाना शुरू करूं तो अक्सर शॉट आपके मिस जाएंगे और कोई भी यकीन नहीं रहेगा होम्योपैथिक पर। तो मैंने तो चूंकि जिद करके इस बात को छोड़ा नहीं, मैं जो भी है एक दफ़ा जोर लगा के देखूं तो सही, वो अल्लाह ने फजल किया। मगर हर आदमी में हिम्मत नहीं होती ना, अचानक बीमारियों के वक्त ये सब्र होता है कि इंसान ये कर सके। इसलिए चुटकुले मैं आपको ज़रूर दूंगा, मगर इस शर्त के साथ कि चुटकुले कभी काम देते हैं कभी नहीं देते। और असल तरीक यही है कि इंसान बीमारियों के मिजाज को समझकर दवा के मिजाज को समझे। जहाँ वो मरीज़ किसी दवा के मिजाज के मुशाबे होगा वहाँ ये दवा ज़रूर असर दिखाएगी। अब मैं एकोनाइट का आपको बता रहा था। एकोनाइट में भी एकोनाइट में एक बात है जो गालबन मैंने पहले बयान नहीं की, मुझे इसलिए ख्याल आया दोबारा उसका जिक्र छेड़ने का। एकोनाइट में ब्लीडिंग होती है और एक्टिव ब्लीडिंग होती है, और एकोनाइट की ब्लीडिंग सुर्ख होती है, जिसका मतलब यह है कि इसका आर्टरी से ताल्लुक है, वेन से नहीं है। वीनस ब्लीडिंग एकोनाइट की नहीं है। ये चीज़ इसलिए भी ज़रूरी है समझना कि बाज़ दफ़ा जब हम कहते हैं ये वो है हाद है, मुज़मिन तो है ना क्रॉनिक, और एक्यूट को हाद कहते हैं। हाद कहते हैं तेज़ चीज़ को, आया काटा या काट दिया या ख़त्म हो गई, वापस चली गई लेकिन नुकसान ना पहुंचा। तो एकोनाइट का ताल्लुक सुर्ख खून से है। सुर्ख खून वेन से नहीं निकला करता। वेन्स में गहरे गहरे नीले रंग का या स्याही माइल खून होता है, जो गंदा खून है, जो वापस जाता है फेफड़ों में और साफ होकर जिगर में भी जाता है, फेफड़ों में जाता है ना। वो सांस से जो ऑक्सीजन मिलती है उससे वो साफ हो जाता है, और फिर दोबारा ब्लड हार्ट का दूसरा हिस्सा उसको खून में फिर पंप कर देता है। तो इसका मतलब है आर्जी तौर पर जो अचानक खून निकलता है एकोनाइट की बीमारियों में, वो आर्टरीज का खून है, और वो चूंकि इसमें जोश पाया जाता है इसलिए वो तेजी से निकलता है। और खौफ से इसका ताल्लुक है, इसलिए कोई बैद नहीं कि अचानक किसी सदमे या खौफ से ब्लड प्रेशर हाई हुआ हो और कोई रग फट गई हो, और वो रग इस ऐसे खौफ जो हैं उनका ताल्लुक आर्टरीज से यानी ताज़ा खून की शरियानों से है, गंदे खून की शरियानों से नहीं है। उसका ताल्लुक सल्फर से है। इसलिए जब हम कहते हैं फलां क्रॉनिक है तो गौर करें गहरा, तो पता लगता है कोई आपस में कोई रिलेशनशिप है। एकोनाइट जिगर की बीमारी दवा नहीं है। एकोनाइट खून के सतह पर असरात पैदा करने वाली बीमारियों से ताल्लुक रखती है। जिगर और गहरी बीमारियों से और लंग्स की गहरी बीमारियों से सल्फर का ताल्लुक है। बस वो ब्लीडिंग खा वो पाइल्स की हो या और किसी नौयत की हो जिसमें रंग गहरा पाया जाता हो और ऐसी इलामतें हों कि जिगर या लंग्स के अंदर कोई गहरी बीमारी पैदा हो रही है,
वहाँ एकोनाइट के बाद सल्फर काम आएगा। लेकिन बाज़ दफ़ा ब्लीडिंग का ताल्लुक इन्फेक्शन से होता है। वक्ती तौर पर कोई जरासीम ने हमला किया है, इन्फेक्शन हुई और ब्लीडिंग शुरू हो गई है, वो अगर सुर्ख हो तो उसका ताल्लुक एकोनाइट से ज़्यादा है। अगर दूसरे रंग की है या पैसिव है, एक्टिव और पैसिव में फ़र्क ये है कि एक्टिव में धड़कते हुए खून, दिल के साथ भरपूर खून निकलता है बाहर, यानी उसकी आर्टरीज के साथ चूँकि ताल्लुक है, वो दिल जिस तरह धड़कता है जोर के साथ उस तरह उबल उबल के खून बाहर निकलता है। और पैसिव ब्लीडिंग कहते हैं जो रिश्ता है आहिस्ता आहिस्ता। रिसने वाले खून का हार्ट बीमारियों से ताल्लुक नहीं है, या सब एक्यूट से है या क्रॉनिक से है। और ये रिसने वाला खून बताता है कि ये ज़्यादा ख़तरनाक है बनिस्बत धड़क धड़क कर निकलने वाले खून से, क्योंकि जो खून उबल उबल के निकलता है या तो वो जानलेवा होगा या फिर छोड़ देगा कोई मुस्तकिल बीमारी और सिरदर्दी पीछे नहीं छोड़ता। लेकिन जो खून रिस के निकलता है, इसने ये बताता है कि झिल्लियों में नक्स पैदा हो गया है। बाज़ बीमारियों ने वो जो खुदा ताला ने खुद ब खुद खून को रोकने के निज़ाम बनाए हैं, उनमें खला पैदा कर दी हैं, सुराख कर दिए हैं। और झिल्लियाँ या और ऐसी चीज़ें, मसलन नेफ्राइटिस में जो खून गुर्दे से निकलता है, वो चाहे कितना थोड़ा हो, डॉक्टर उसको बड़ा संजीदगी से लेते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो जानलेवा साबित हो जाता है, उसका इलाज इनके पास कोई नहीं। जिसका मतलब यह है कि झिल्लियों में जो खुदा ताला ने बेशुमार सेल पैदा किए हुए हैं जो पेशाब को और गंदे मादों को निकालते हैं और खून को रोक लेते हैं, उनमें सुराख हो गए हैं। और बाज़ बीमारियां ऐसी हैं जो गंदे मादों को रोक देती हैं और खून को निकालने लग जाती हैं। बाज़ हैं कि गंदे मादे भी निकालती हैं। वक्त हो गया? अच्छा जी, कोई बात नहीं, वक्त के तो हो गया, इसलिए मैं यहाँ ही बात ख़त्म कर देता हूँ। ये मज़मून ऐसा दिलचस्प है कि इसको अगर मैं दिलचस्पी के साथ ही बयान करूँ तो अच्छा है, वरना अगर आम तौर पर किताबों में जो इलामतें वगैरह हैं ये बयान करनी शुरू कर दी फौरी तौर पर, तो जिस तरह एक दो को अभी भी नींद आने लगी थी, उस समय मुझे डर है सबको नींद आ जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि वक्त दिया जाए, आराम से, कोई हर्ज नहीं, जितना चले चले। तो एकोनाइट का ताल्लुक हार्ट बीमारियों से है जिसमें धड़कता हुआ खून निकलता है, और ऐसे मौके पर अमूमन एकोनाइट फौरी असर दिखाता है। एकोनाइट अगर असर ना दिखाए तो सुर्ख खून के निकलने के वक्त दो और दवाएं हैं जो फ़ौरन ज़हन में आनी चाहिए, और भी हैं। मसलन मिलीफोलियम है, वो सुर्ख खून के निकलने से गहरा ताल्लुक़ रखती है, और इसमें भी वजह यह होती है कि खून का एक तरफ दबाव होता है। इसलिए मिलीफोलियम की बीमारियां अजीब किस्म की बज़ाहिर एक दूसरे से बेताल्लुक़ हैं। एक मरीज़ मेरे पास बच्चा आया कि जब वो पढ़ता सिर दर्द शुरू हो जाती है, तो उसमें आँखों के ऊपर खून का दबाव पड़ता है, और वहाँ को उसकी रगों की कमज़ोरी थी, जिसकी वजह से वो या ब्लीडिंग या तनाव इतना हो जाता था कि वो उसको सर दर्द होती थी। और उसकी वालिदा ने मुझे बताया कि जितने डॉक्टर माहिर हैं सबको दिखा चुकी हूँ, ये बीमारी ठीक नहीं होती। अब मुझे मिलीफोलियम का ख्याल आया, क्योंकि ये इस किस्म की बीमारी पैदा कर सकता है, और चंद मिलीफोलियम की खुराकों से बच्चा ठीक हो गया अल्लाह के फजल से। मुस्तकिल उसके बाद वो बीमारी जाती रही। लेकिन यहाँ फिर मैं याद दिलाऊं कि पढ़ने से सर दर्द का ताल्लुक महज आसाब से भी है, ज़रूरी नहीं कि खून के दबाव से हो। उसका मुझे खून के दबाव को इसलिए ख्याल आया था, उसने मुझे बताया था कि होम्योपैथी भी देख लिए हैं और एलोपैथी भी देख लिए हैं। तो आम रोज़मर्रा की जो ये इलामतें पाई जाती हैं दूसरी दवाओं में, वो मैंने उन पर वक्त ज़ाया नहीं किया। मुझे यकीन था बड़े बड़े काबिल होम्योपैथ हैं, उन्होंने वो दवाएं पहले ही सोची होंगी। अगर वो फ़ायदा नहीं दे सकी तो ये बेचारी अब लेके आई है इसको। तो फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ सोचूं जो उनके दिमाग में ना आई हो, तो मिलीफोलियम की तरफ ध्यान गया, और अल्लाह के फजल से वो ठीक हो गया। और भी कई जगह मैंने देखा है मिलीफोलियम इसमें असर दिखाती है। फास्फोरस का मैंने बता दिया है, और भी दवाएं हैं बहुत सी। तो
इस तरह आपको रफ्ता रफ्ता मैं दवाओं का भी बताता जाऊंगा, फ़लसफ़ा भी, एहतियातें भी, और जब आप इन मज़ामीन से मेरे साथ गुजर जाएंगे तो बहुत हद तक मिजाज शनास हो चुके होंगे। लेकिन फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत पेश आएगी, फिर आपको किताबों का मुतालिया बहरहाल करना चाहिए। अब कहते हैं ज़्यादा वक्त हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खुदा हाफ़िज़। ये तो फिर भी रह गया, कल से इंशाअल्लाह।